नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और सेहत आप देख रहे हैं। सेहत में आज हम विशेष बात करने जा रहे हैं। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं आज सेहत में कॉम्प्लेक्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में। ये क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके इलाज क्या होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कॉम्प्लेक्स CAD। जी हाँ, तो इसे समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बिलासपुर से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभिषेक कौशले जी, जो कि कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और बहुत स्वागत है डॉक्टर अभिषेक आपका कार्यक्रम में। अपोलो हॉस्पिटल से आपने विशेष हमें समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी। जी जी। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि चूंकि हम कॉम्प्लेक्स CAD के बारे में आज बात कर रहे हैं, ये क्या होती है सर? इसको विस्तार से समझने चाहते हैं आपसे, ताकि हमारे दर्शक जो हैं इस विषय में अवेयर हो पाए। देखिए, कॉम्प्लेक्स CAD इसका फुल फॉर्म होता है CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब अपने को सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि कोरोनरी क्या होती है। एक्चुअली हार्ट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये हमेशा जो है बीटिंग करता है, हमेशा पंपिंग करता है हमारे शरीर में, और ये ब्लड की सप्लाई दूसरे अपने अंगों को पहुंचाता है। और पंपिंग के जरिए ये सारे ऑर्गन में, सारी जो अंगे हैं दूसरी अंगे में, ये ब्लड की सप्लाई कराता है। लेकिन इसको खुद काम करने के लिए, खुद सुचारू रूप से ये काम करने के लिए ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है, और ये मिलती है उसको कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, जिसको हम लोग कोरोनरी धमनी भी कहते हैं जी। अब ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है? जब कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज करते हैं। इसकी वजह से जो हार्ट की नलियां हैं उसमें ब्लॉकेज होने से सुचारू रूप से हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है जी। और उसकी वजह से हार्ट डैमेज होना चालू होता है, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में आजकल हार्ट अटैक बोलते हैं। जी। अब ये हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी होती है, ये मैक्सिमम लोगों में 3 होती हैं। राइट साइड की एक आर्टरी होती है जिसको कि राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में जो आर्टरी होती है उसमें 2 या 3 कोरोनरी आर्टरी हो सकती है। जी। कई सारे ब्लॉकेज हो सकते हैं ना, मतलब इसमें मल्टीपल ब्लॉकेज होता है, तब ऐसी स्थिति बनती है। एक्चुअली जब हार्ट अटैक होता है मरीज को, जी। तो 2 तरह का होता है। एक तो इमरजेंसी हार्ट अटैक होता है, उसमें मरीज जो है अचानक इमरजेंसी में आता है, सीने में दर्द के साथ आता है, और उसकी कोई एक नली में ब्लॉकेज निकलता है, 100% उसमें ब्लॉकेज हो सकता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है उसमें बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जिसमें मल्टीपल ब्लॉकेज निकलते हैं, और ये ब्लॉकेजेस बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत टाइट ब्लॉकेज होते हैं। दूसरा, कोई मुख्य नली में 100% बंद रहती है और वो भी लंबे समय तक बंद रहती है। तीसरा, जो ब्लॉकेज का लंबाई होता है, लेंथ होता है, वो बहुत बड़ी हो सकती है। बहुत सारे मरीजों में कैल्शियम, जो खास करके जिनको किडनी की बीमारी होती है, शुगर होता है, डायबिटीज होता है जी। और हाइपरटेंशन होता है जी। उनमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहती है ब्लॉकेजेस में, तो इसको भी कॉम्प्लेक्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज में शामिल किया गया है। डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी समझना है कि पहले हम इसके कारणों को समझ लेते हैं कि ये क्यों होता है, या ये जब समस्या आती है तो इसका बड़ा कारण क्या होता है। आज की लाइफस्टाइल तो इसमें एक बड़ा कारण हो ही सकता है, इसके अलावा और क्या क्या देखते हैं आप? देखिए, जब इसके कारण के बारे में बात करते हैं तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। ये एक तरह से मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, जिसमें सबसे मुख्य जो रहता है वो कुछ रिस्क फैक्टर रहते हैं अपने शरीर में, जिसको किसी को डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, किसी को मोटापा होता है, और कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आजकल के जो पॉपुलेशन है उसमें स्मोकिंग, टोबैको का ज्यादा मात्रा में यूज होना, ये भी एक खास रिस्क फैक्टर में आता है। और इसके अलावा इसका
जेनेटिक एंगल भी देखा गया है, जिसको हम लोग फैमिलियल हार्ट डिजीज के रूप में देखते हैं। जी कुछ जैसे फैमिलीज में हार्ट अटैक की समस्या यंगर एज में होती है, जी खास करके जिनमें जो मेल पॉपुलेशन होता है, उसमें अगर 55 साल के नीचे हार्ट अटैक होता है, जी या फिर फीमेल पॉपुलेशन में 60 साल के नीचे हार्ट अटैक होता है, जी तो उसको हम लोग यंग एज ग्रुप हार्ट अटैक बोलते हैं। और इसमें जेनेटिक एंगल भी हो सकता है, उसके लिए फैमिली स्क्रीनिंग करानी पड़ती है। जितना जल्दी हम इसको पकड़ सकें उतना जल्दी अपन इसका सुचारू रूप से इलाज कर। फैमिली स्क्रीनिंग किस तरह से होती है? मतलब क्या सभी लोगों को जांच करानी होती है, या मतलब किस तरह ये, या हम अवेयर होना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है हमारे किसी पूर्वज को रही है, घर में किसी हमारे बुजुर्ग को है, तो कहीं हम भी इसका शिकार ना हो, क्या इसकी भी जांच की जा सकती है? आज के डेट में तो स्क्रीनिंग सबको रख करानी है, ये लेटेस्ट रिकमेंडेशन है, गाइडलाइन में आ गई है कि जिनको 20 साल के ऊपर है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की जांच, एक ईसीजी की जांच, और जरूरत पड़ने पे इको की जांच एक कराना चाहिए। फैमिली में जो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है, जी उसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल लेवल से पकड़ सकते हैं। जी और दूसरा, जैसे अर्ली डायबिटीज जिनमें होता है, खास करके डायबिटीज भी एक तरह से जेनेटिक एंगल होता है उसका भी, तो उसको भी हम लोग स्क्रीनिंग के थ्रू अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज जो है लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, और उसको हमेशा दवा उसके लिए चलाना पड़ता है, लाइफ स्टाइल मेंटेन करना पड़ता है अपने को। डॉक्टर अभिषेक, एक सवाल लेकिन यहाँ पर यह है कि अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि बहुत कम एज वालों को, यंगस्टर्स को हार्ट अटैक आ रहे हैं। खासतौर पर आपने कहा कि मोटापा इसका एक कारण भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन जब ये सब चीजें होती हैं तो हम व्यायाम की तरफ जाते हैं, जिमिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन अभी कुछ केसेस आपने देखे होंगे कि जिम में ही जो है वो कई लोगों को हार्ट अटैक आए हैं और यंगस्टर्स को आए हैं। इसको थोड़ा डॉक्टर अभिषेक आपसे समझना चाहेंगे कि इसके क्या कारण आपको दिखाई दे रहे हैं? जी, आजकल के पॉपुलेशन में यंग एज में काफी हार्ट अटैक की संख्या बढ़ गई है, और इसमें मुख्य कारण यही है कि जो अनियमित दिनचर्या है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जिसमें खास करके जंक फूड का सेवन, सिडेंट्री लेकिन जिम में जा रहे लाइफ। हैं डॉक्टर साहब, जिम में जा रहे हैं, मतलब ये कि हम अपने शरीर के प्रति और अपनी फिटनेस को लेकर बड़े जागरूक हैं। जी, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था जी। लेकिन दोनों चीजें हैं। एक तो सिडेंट्री लाइफ स्टाइल भी ज्यादा है युवाओं में, और स्ट्रेस फैक्टर भी बहुत है। वो टोबैको स्मोकिंग ज्यादा करने लगे हैं, और जंक फूड का सेवन ज्यादा करने लगे। एक एंगल ये है यंग हार्ट अटैक का जी। और दूसरा एंगल है कि किसी को जेनेटिक बीमारी रहती है। वो जेनेटिक बीमारी कई फॉर्म में हो सकती है, और उन जेनेटिक बीमारियों में कुछ ऐसी बीमारी होती है, जैसे कि जिसको एक बीमारी है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो उस बीमारी में अगर आइडेंटिफाई अपन नहीं कर पाए और अपन हैवी काम करने लगे, स्पोर्ट्स का एक्टिविटी करने लगे, या जिम जाने लगे जी, तो उसमें सडन कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है। डॉक्टर अभिषेक, क्या आप ये सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को कि आज की डेट में, आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें यदि आप जिम भी जा रहे हैं या कोई व्यायाम भी कर रहे हैं, तो इससे पहले जो आपने टेस्ट बताए हैं कि ये जरूर होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल से जुड़े और भी जो आपने टेस्ट बताए हैं, ये पहले करवा लीजिए फिर जाइए, क्योंकि हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री या कुछ है तो उसमें ऐसा कुछ निकल आए। इसे इस तरह भी देख सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत जरूरी है, अगर कोई जिम स्टार्ट कर रहा है तो उसको बेसिक इवेल्युएशन कराना चाहिए। क्योंकि जब भी हम लोग जिम स्टार्ट करते हैं तो अपन आफ्टर 20 ईयर ही स्टार्ट करते हैं, या 18 ईयर के अबव ही स्टार्ट करते हैं, तो उनको बेसिक इवेल्युएशन, ईसीजी, इको और कुछ रूटीन टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल, ये सब करना चाहिए, ताकि अपन वो जेनेटिक एंगल को आइडेंटिफाई कर सकें, और ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट होते हैं जी, उनके खतरों से बच सकें। सर, हमने कारणों पर बात की, अब हम लक्षण पर आ जाते हैं। और कब ये महसूस होने लगे या कैसा हम महसूस करने लगे, हमारे परिजन कोई है उनको हमें देखकर समझना चाहिए कि अब इन्हें हार्ट अटैक संबंधी कोई समस्या हो सकती है, इनको जाना चाहिए। मतलब
इसके रिस्क फैक्टर को भी मैं इसके साथ जोड़ना चाह रही हूँ। देखिए, इसमें भी सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं। कई में बहुत ज्यादा लक्षणों के साथ ये प्रेजेंट करता है और कई में मिनिमम लक्षण के साथ ये प्रेजेंट करता है, जिसको जनरली मैक्सिमम पॉपुलेशन इग्नोर करती है। और मेन लक्षणों में बात करें तो सबसे खास लक्षण होता है सीने में दर्द। अब वो भी चलने में सीने में दर्द सबसे पहला हार्ट अटैक का लक्षण माना जाता है। इसके अलावा चलने में सांस फूलना भी एक हार्ट का ही पहला लक्षण माना जाता है। साथ ही साथ किसी को टिपिकल सिम्टम नहीं होते, किसी को चलने में सीने में दर्द हो रहा है और सांस फूल रहा है तो वो टिपिकल लक्षण में आते हैं। लेकिन किसी को केवल जॉ पेन हो रहा है या नेक के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में दर्द हो रहा है वो, और साथ में लेफ्ट शोल्डर भी इन्वॉल्व हो रहा है, किसी को पेट में जलन जैसा दर्द हो रहा है लंबे समय से, किसी को खाने के बाद सीने में दर्द चालू हो जा रहा है, तो ये सारे लक्षण हार्ट अटैक के हो सकते हैं, जिसको आइडेंटिफाई करके शुरुआती जांचें कराना जरूरी है। और शुरुआती जांचों में ईसीजी, टीएमटी या इको कर लेते हैं तो ये इजीली पिकअप अपन कर सकते हैं हार्ट की बीमारियों को। लेकिन आगे जैसे किसी को लक्षण है तो उसको और भी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की तरफ जाते हैं। और जैसे मैंने बताया आपको कि रिस्क फैक्टर डायबिटीज, शुगर, जिसमें मतलब शुगर लेवल ज्यादा रहता है, हाइपरटेंशन जिसमें बीपी बढ़ा हुआ रहता है, डिसलिपिडीमिया जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा रहता है, या ओबेसिटी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। एक तरह से मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है और एक तरह से कॉम्बिनेशन होने से ये ज्यादा स्थिति बनती है हार्ट अटैक की। डॉक्टर साहब, अब हम इसके ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं, थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में भी, और कौन कौन से है, और जो कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी है ये किस तरह से मदद करती है। इसमें अभी अपडेटेड ट्रीटमेंट्स जो आ रहे हैं वो भी मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ उसे साझा करें। देखिए, जब भी किसी को हम लोग शंका होती है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है तो उसके लिए एंजियोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होती है। अब आजकल एंजियोग्राफी दो तरीके से करते हैं। एक तो सीटी स्कैन से एंजियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध है, अपोलो में भी सीटी स्कैन से होती है, और दूसरा ये इन्वेसिव एंजियो बोलते हैं, जिसमें हम लोग एक छोटा सा सुई लगा करके एंजियोग्राफी करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है इसके लिए, इलाज के लिए। जैसे कि एंजियोप्लास्टी जब हम लोग करते हैं, खास करके कॉम्प्लेक्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, तो उसमें हम लोग को एक इको बहुत हेल्पफुल करता है। मरीज का हार्ट का पंपिंग कितना परसेंट है। अगर हार्ट का पंपिंग कम है तो वो तो हाई रिस्क ग्रुप में आता है और ज्यादा रिस्क बढ़ते हैं उसमें। और एलवी फंक्शन अच्छा है तो हम लोग को थोड़ा सा मदद मिलता है कि इसमें और अच्छा बेटर आउटकम होगा। और इसमें कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी की बात करें तो आज के डेट में बहुत सारे इसमें डेवलपमेंट हुए हैं ट्रीटमेंट में। खास करके बहुत सारे हार्डवेयर आ गए हैं और टूल्स आ गए हैं जिसके मदद से हम लोग ये कॉम्प्लेक्स केसेस को भी बिना डरे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। खास कर एक रोटा, एक जैसे कि कैल्शियम तोड़ने की मशीनें भी आ गई हैं अपने। मैंने बताया कि कैल्शियम जब जम जाता है कोरोनरी ब्लॉकेज में तो उसको तोड़ने के लिए कैल्शियम तोड़ने की मशीनें भी बहुत सारी आ गई हैं, जिसमें रोटा की मशीन है, बहुत सारे अच्छे बलून आ गए हैं और हार्डवेयर आ गए हैं जो कि हार्ड से हार्ड जो ब्लॉकेज है उसको अच्छे से खोल करके उसको एंजियोप्लास्टी हम लोग उसको सुचारू रूप से कर सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक, अभी आपने कहा कि सीने में दर्द होता है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, कई बार क्या होता है हमने ऊटपटांग खाया है या हमने समय पे नहीं खाया है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा खाया है या गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, वो दर्द भी होता है। तो लोग जो है कई बार ये इसमें रह जाते हैं कि ये वो वाला दर्द था, मतलब खाने की वजह से हुआ है, ऊटपटांग खाने की वजह से। और एक सीने में दर्द होता है जो आपने बताया कि इस पर आपको
जागरूक होने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप? कैसे मतलब समझें कि ये जो है वो गैस वाला दर्द है और ये जो है वो एक्चुअली सीने का दर्द है, हार्ट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है? देखिए इसमें क्या है कि जो मरीज होते हैं हार्ट के, वो उनको रिस्क फैक्टर होते हैं। सबसे पहले शंका यहीं पे जाती है कि अगर पेशेंट को शुगर है, बीपी है और कोई रिस्क फैक्टर है और उसको जलन हो रही है सीने में या फिर पेट में जलन हो रही है जी। और वो खाना खाने के बाद बढ़ जा रहा है, तो ये क्लियरली पहला जो शंका जाता है इसमें कि हार्ट की ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है और इसको पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना बोलते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में जो सीने में दर्द होता है उसको हार्ट का उसको एंजाइना बोला जाता है। तो पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना अपने आप में क्रिटिकल ब्लॉकेज को एक तरह से उसमें सिम्टम्स के रूप में आता है मरीजों में। जी डॉक्टर साहब, अपोलो जी दर्द होगा जी सिंपल जो गैस का दर्द होगा वो ज्यादातर यंग पॉपुलेशन में होता है जी, उनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं होते हैं और वो सिंपल एंटासिड देने से वो ठीक हो सकते हैं। हाँ नहीं, उसको चेक करने के लिए या उसको जानने के लिए भी कुछ है ऐसा जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भाई यदि इधर दर्द हो रहा है, ऐसे दर्द हो रहा है तो ये गैस का हो सकता है और इसमें आपको गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है? क्लियरली इसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोगों को हार्ट की बीमारियों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए जांच कराना चाहिए। ठीक, ईसीजी करना चाहिए, ईको करना चाहिए, टीएमटी की हाँ, जांच जैसे करना आपने चाहिए। बताया ये सब कार्डियोलॉजिस्ट से मिल के ही संभव है। हाँ और तो उस हिसाब से हम लोग रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है आपसे, और क्यों जब इस तरह की समस्या हो तो अपोलो बिलासपुर का रुख करना चाहिए? क्या ऐसा ट्रीटमेंट है जो इस संबंध में विशेष तौर पर वहां पर उपलब्ध है? ये साझा करेंगे आप हमसे? अपोलो बिलासपुर में तो पहले से भी एंजियोप्लास्टी और होती रही है। एंजियोप्लास्टी में जैसे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है, रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी है, ये सारी चीजें होती रही है। कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज भी अब होने लगी है। जो लेफ्ट मेन ब्लॉकेज होता है, जिसमें मेन नली में ब्लॉकेज होती है, उसके भी हम लोग एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं जी। उसमें सर्जरी करने के चांसेस कम रहते हैं। हाँ। ये सिंपल जो हम लोग आर्टरी हाथ की या पैर की नलियों के थ्रू छोटा सा कट लगा करके जी हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें कोई बड़ा चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही कोई मेजर एनेस्थेसिया की जरूरत पड़ती है जी। और जो बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेजेस मिलते हैं जिसमें लंबे समय से 100% बंद है। ठीक, हाँ। तो इस तरह के मरीज क्या होते हैं कि एंजाइना जो चेस्ट पेन है, हाँ, उनको लगातार बना रहता है। उनकी क्वालिटी ऑफ जो सजेशन दिए हैं हमें खासतौर पर अपने जांचें कराने से संबंधित, मुझे लगता है कि दर्शकों ने आज इसको अच्छे से सुना है, देखा है। और डॉक्टर अभिषेक, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये ज़रूरी जानकारियाँ साझा करने के लिए। और इसी के साथ आप अपने आप को खुश रखिए, अच्छी लाइफ स्टाइल जिए, ये बहुत ज़रूरी है, और दिल का ख्याल रखना तो बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ सेहत में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।